का आपके 3 यूनिट में योर सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड। हमने सबसे पहली क्लास में वी डिस्कस थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, जहां पे हमने ये सीखा कि अगर कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीनिंग क्या है कम्युनिकेशन का, हाउ वील आंसर इट। सो इन द फर्स्ट सेशन वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कि उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। फीचर्स में उसके टाइप्स आएंगे, जैसे कम्युनिकेशन वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, कम्युनिकेशन विजुअल हो सकता है। वी डिस्कस द यूजेस ऑफ कम्युनिकेशन, साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन, फीडबैक ऑफ कम्युनिकेशन, एडवांटेजेस। तो आपका इस यूनिट से यूजुअली क्वेश्चन जो आता है वो आता है डिस्क्राइब कम्युनिकेशन एज वेल एज गिव द फीचर्स ऑफ इट। या आपका क्वेश्चन आ सकता है बैरियर्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, सिमेंटिक बैरियर होता है उसका। The other type of barrier that we have in communication is the external barrier. Then आपका जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन इस यूनिट से आ सकता है, दैट इज द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आता है। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कर्टसी, जैसे कि कंसाइजनेस, क्लैरिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, विच इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसके साथ आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का ये भी आ सकता है कि एडवांटेजेस क्या है कम्युनिकेशन के। तो यहाँ पे आपको साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करनी होगी, आपको बात करनी होगी कि फीडबैक के क्या फायदे होते हैं, इन जनरल कम्युनिकेशन हमको कैसे अपनी इंफॉर्मेशन, अपने एक्सप्रेशन ये शेयर करने का मौका देता है, तो इसके ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होता है। तो आपके स्टडी मटेरियल में देयर इज अ वर्ड सिस्टमिक, दैट कम्युनिकेशन इम्पैक्ट्स द एंटायर सिस्टम, राइट। सो दैट इज व्हाई कम्युनिकेशन इज, this is from where we can particularly begin understanding what are the advantages of communication. हमने अपनी नेक्स्ट क्लास में, दैट वाज अ सेकंड क्लास, रीडिंग स्किल्स के बारे में बात करी। रीडिंग स्किल्स सिंपली क्या होती है? रीडिंग स्किल्स को अगर आई डिफाइन विथ वन पर्टिकुलर डेफिनेशन, जो हमारा क्रक्स है जो हम पढ़ रहे हैं रीडिंग स्किल्स में, वो है कि जिस तरीके से दिस इज अ reference, and this is this particular imagery has been used by M. Rosenblatt in her work, what is the role of a reader, जिनकी हम डेफिनेशन अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे, दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि रीडिंग को अगर हम समझें कि रीडिंग क्या है, आखिरकार रीडिंग होती क्या है, तो उस हम एक सिंपल से इमेजरी से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से वी पुट अ फोटोग्राफ का नेगेटिव, एक नेगेटिव जो है फोटोग्राफ का, जब हम उसे किसी केमिकल में डालते हैं तो वो डेवलप होता है प्रॉपर फोटोग्राफ में। वैसे ही रीडिंग यहाँ पे क्या है, इट इज अ रीडर, जो कि वो फोटोग्राफ के नेगेटिव की तरह है। द केमिकल विच इज द थिंग दैट यू आर रीडिंग, विच इज a particular work that you are reading, उस केमिकल में जाते ही it develops as a particular, so this is what reading actually is. Hence reading is both intellectual and emotionally active process. If we come to the definition that has been given in your SOL study material, reading has been defined as something which has multiple layers, multiple meanings. किसी भी particular पीस का एक सेंट्रल आइडिया होता है, जिसे हम मेन आइडिया कहते हैं। उस सेंट्रल आइडिया को सपोर्ट करने के लिए देयर आर वेरियस आइडियाज व्हिच आर नोन एज सपोर्टिंग आइडियाज, राइट। सो योर central idea and your supporting idea, how do we figure it out? We figure it out if we understand the work. How do we understand the work? We read the detailed information of the work, and after reading the detailed information of the work, we interpret it. What is the process of interpretation? तो इस प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन, या जैसे हम एनालाइजिंग भी कह सकते हैं, सिंथेसाइजिंग भी कह सकते हैं, दीज आर 3 डिफरेंट, आई एम यूजिंग ये जो टर्म्स हैं, सिंथेसाइज, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन, साइमल्टेनियसली, सिनोनिमसली, पर all these 3 particular processes, हमारी जो critical thinking है when we are reading, कि 3 different parts हैं, that is evaluation, interpretation, synthesizing, analyzing, comprehending, right? तो जब हम इनमें क्या डिफरेंस है इस पे जाते हैं, तो हमें ब्लूम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ब्लूम ने 1956 में हमें एक मॉडल दिया था कि आखिर अंडरस्टैंडिंग
एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग, इवैल्यूएशन होता क्या है. सो दिस इज द डेफिनेशन दैट ब्लूम गेव अस कि देखिए नॉलेज तो अगर आपने कोई भी काम पढ़ा, आपने उसे अरेंज किया. कॉम्प्रिहेंशन क्या है, आपने उस काम को अरेंज करने के बाद आप डिस्क्राइब किया. जब आपने डिस्क्राइब कर लिया तो आपने उसे अप्लाई किया कि ओके दिस इज व्हाट आई नो अबाउट अपने एक्सपीरियंसेस से, और अब मैं यहाँ पे ये पढ़ रहा हूँ. आपने उस व्हाट यू न्यू ऑलरेडी उसमें एक एक्सपेंशन किया. दैट इज एप्लीकेशन. उसके बाद आपने जो एप्लीकेशन करी, डेमोन्स्ट्रेट किया, एम्प्लॉय किया या इलस्ट्रेट किया, उसको आपने एनालाइज किया. आप एनालाइज कैसे कर रहे हैं, आप कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा this is my analysis of it, this is what I understood by this particular work. Is it right? ये मेरा एनालिसिस सही है या इज इट रॉन्ग, या ये मेरा एनालिसिस गलत है. तो आप उसको कैलकुलेट करते हैं. इस कैलकुलेशन के बाद आप सिंथेसिस में आते हैं. यू आफ्टर हैविंग प्रॉपरली एनालाइज्ड कि अच्छा ये दिस इज व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम इट, आप उसे सिंथेसाइज करते हैं. अगर वो सही है या गलत है तो you try to arrange. Okay, you'll go back again to I'll classify again or I'll apply it again and then analyze it again. And जब आपको लगता है कि analysis is correct, you have found quotations या data जो आप काम पढ़ रहे हैं उसमें जो आपके analysis को support करता है, you finally assemble and collect the information that you have analyzed. उसके बाद हम आते हैं इवैल्यूएशन में. इवैल्यूएशन क्या होता है, आप एसेस करते हैं ओवरऑल अपना जो आपका कंक्लूजन है, जो आपने क्रिएट किया है, आप उसे दोबारा से एसेस करते हैं एंड यू प्रिडिक्ट समथिंग, यू क्रिएट, right? Okay, so this could be a further addition to what I have studied from so and so. तो ये हमें 1956 में कॉग्निटिव मॉडल दिया था ब्लूम ने. इस मॉडल का रिवीजन हुआ है हमारा 2001 में, और जो टर्म मैंने अभी यूज किया इवैल्यूएशन के साथ, क्रिएट, दिस वर्ड वाज यूज्ड in the uppermost slot of the pyramid that we have been provided in 1956. तो यहाँ तक हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया था. वी वर डिस्कसिंग द एप्लीकेशन ऑफ what we have studied through the reading comprehension. तो आपको इस पर्टिकुलर काम से क्वेश्चन आ सकता है कि रीडिंग की टेक्निक क्या क्या होती हैं. तो रीडिंग की टेक्निक क्या क्या होती हैं, आपको अपना स्टडी मटेरियल खोलेंगे तो आपको रीडिंग की टेक्निक में आता है कि स्किमिंग है, स्कैनिंग है, एक्सटेंसिव रीडिंग है, इंटेंसिव रीडिंग है. ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि रीडिंग टेक्निक्स क्या क्या होती हैं. इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन वेर यू हैव टू डिफाइन विद एग्जाम्पल्स. तो आपका कोई भी आंसर आप इस पेपर से करते हैं विदाउट एग्जाम्पल्स, प्रॉपर एग्जाम्पल्स, नॉट एवरी डे लेमैन एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, आपको जो रीडिंग प्रोवाइड की गई है तो आप उस रीडिंग को कोट कर सकते हैं कि मैं यहाँ से अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ, या इस पर्टिकुलर वर्क से मेरे पास ये पर्टिकुलर डेटा है या ये कोटेशन है तो मैं वो ले रहा हूँ या ले रही हूँ. और दिस इज माई एग्जाम्पल, दिस इज हाउ आई सब्सटैंशिएट और प्रोवाइड प्रूफ टू द आर्ग्यूमेंट दैट I am giving. So this is how you'll have to answer your question. So in this particular work, हम जो काम कर रहे थे, we were understanding कि जब हम बात करते हैं reading technique की, reading process की, which is pre-reading, during, while reading, post-reading, we are creating something. Right. So what we are creating is meaning. These are the 4 types of meanings which are possible in your study material too. These are the definitions that have been given. We discussed it in previous class, so please do not worry. Everything has been uploaded in the link that I have given to you. You'll find the previous class recording in case you missed out on something and you want to pause and listen to what I have said in the class. The feature is available, you can do that. So we were approaching comprehension, and when we are talking about comprehension, this could be a 15 to 10 marks question in exam. So we were talking about this particular comprehension. We started with discussing the comprehension of where I said this second comprehension that has been given in your study material. So this, if we look at this particular comprehension, I started with my point from this, that
ये जो कॉम्प्रिहेंशन है, आपको पहले ही पैराग्राफ में सेंट्रल आइडिया आपके ऑथर स्पेसिफाई कर देते हैं। ये सेंट्रल आइडिया इस पैराग्राफ का क्या है? द न्यूज मीडिया आर इन क्राइसिस अक्रॉस द डेवलप्ड वर्ल्ड, and all the other arguments that the author gives to you in the paragraphs that come after it, and even in the same paragraph, are known as supporting ideas. Based on this, there are a few questions that might be asked of you. तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, because we have discussed most of this passage and the answers, कि अगर author ने, when we are approaching reading comprehension or attempting a reading comprehension, has not directly implied, आपको एक्सप्लिसिटली डायरेक्टली कोई बात इंफॉर्मेशन ऑथर ने नहीं दी है, तो आप उसको अज्यूम करके आंसर में इंक्लूड नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली ऐसे क्वेश्चंस जहां पे आपको ट्रू और फॉल्स या फिर फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स अमंग्स दीज 3 स्टेटमेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चंस में पर्टिकुलरली अगर आपको डिफाइन करने को कहा जाए, क्वेश्चन में आपको आया है एक्सप्लेन कीजिए या डिफाइन कीजिए, वहां पर व्हाइल यू आर क्रिएटिंग द मीनिंग यू कैन ऑल्सो एड टू इट योर ओन व्यूज। बट अगर आपका क्वेश्चन इतना डायरेक्ट है, इज इट ट्रू और फॉल्स, is it the logical, what they are asking you is it the logical or substantial argument which you can develop from that has been directly given to you by the author? तो यहाँ पे what has been directly implied by the author is only going to be the answer. अगर वो implied नहीं है आपके पैराग्राफ में, तो वो आपका आंसर नहीं होगा। जैसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन 4 की जब हम बात करें इस पैराग्राफ में, which of the following statements are true? While सबसे पहला स्टेटमेंट आपका है द डेवलपिंग वर्ल्ड ऑल्सो सॉ सिमिलर फेथ ऑफ मीडिया एज द डेवलप्ड वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट आपका इम्प्लाइड नहीं है, ऑथर ने इम्प्लाई नहीं किया है, डायरेक्टली नहीं कहा है ये बात, सिर्फ वो न्यूज मीडिया के फेथ के बारे में बात कर रहे हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड के बारे में ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट? सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज 2 and 3. ओके, नाउ सेकेंडली, एक और हम जो paragraph we were discussing in the previous class, I am not going to reread the paragraph again, it is going to take too much time, we are short of time. We were discussing paragraph number in page number 35. If you have the study material, you can open page number 35. This was the paragraph we were discussing. तो इसका एक question particularly मैं आना चाहूंगी, that is, what is the significance of the red sky, burning house and sky that was thick with smoke? So, in a question such as this, has the author implied anywhere that red sky, apart from what has been given to you in this particular paragraph, would mean something more than what has been implied by the author? एक चीज जो important है from question number 4 जो हम previously we were discussing and this question number 3, यहाँ पे आपको question interrogative sentence के form में है, पर it is not giving you particular options where जो जिस ऑप्शन में they are asking you to identify the correct options, यहाँ पे there is a possibility of creating your own meaning. So what is the significance of the red sky? Some people might associate the color red with anger, angry sky, you know, the situation and the angry sky, thick with smoke because there are burning houses. So this is the difference between how we answer a question where you have been asked to explain, discuss, right? There's a possibility to explain and discuss, and where the question is direct, such as the question we were discussing above it. Now for today we'll begin with unit 4, unit 3, and unit 3 is writing skills. This is all for your reading skills. If there are questions related to reading skills, please do write down your questions in the Q&A session. हाँ, आपके 3 यूनिट्स है। आपका जो स्टडी मटेरियल है, इट वुड सफाइस फॉर योर प्रेपरेशन फॉर एग्जाम। आपको जो लिंक मैंने दिया है, प्लीज
इस लिंक को आप यू कैन एक्सेस। यहाँ पे प्रीवियस क्लास रिकॉर्डिंग्स, आपकी जो क्लास में पीपीटी डिस्कस हुई है और एसओएल स्टडी मटेरियल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये अपलोड किए गए हैं। सो यू कैन एक्सेस दिस लिंक आफ्टर योर क्लास। नाउ फॉर टुडे, ये हमारा रीडिंग स्किल पे हमने बात की अभी तक। रीडिंग स्किल क्या है और किस तरीके के क्वेश्चन आया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका कि टेक्निक बताइए, एक्सप्लेन कीजिए क्या टेक्निक होती है रीडिंग स्किल्स की। या आपका 15 to 20 या फिर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आ सकता है। आपको एक पैसेज दिया होगा, वो पैसेज पोएम के फॉर्म में भी हो सकता है, वो पैसेज ड्रामा के फॉर्म में भी हो सकता है, वो पैसेज आपका आर्टिकल के फॉर्म में, ऐसे के फॉर्म में भी हो सकता है। ऑन बेस्ड ऑन दैट पैसेज आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, दैट you'll have to attempt। तो जो आपको मैंने the nuances that you have to keep in mind, whatever has been implied by the author, if the question is based on pragmatic, is evaluating a pragmatic logical inferences from the passage, इस तरीके के क्वेश्चन जैसे कि ट्रू फॉल्स या फिर आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर अगर ऑथर ने डायरेक्टली कुछ भी इम्प्लाई नहीं किया है, वो आप अज्यूम करके उसे करेक्ट नहीं मार्क करेंगे। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है कि डिस्कस कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, डिफाइन कीजिए, यहाँ पर यू कैन also talk about the meaning that you have created and what are the possible meanings that you can understand after reading the text, not without providing proper examples। आपके एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन में आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे कि आपके एग्जाम्पल्स कितने प्रॉपर हैं। सो योर एग्जाम्पल्स हैव टू बी एक्सट्रीमली गुड। जो भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, डोंट गिव लेमैन एग्जाम्पल्स। आपको जो रीडिंग प्रोवाइड की गई है, अपलोड की गई है, प्लीज उस रीडिंग से आप पढ़िए। अगर वहां से एग्जाम्पल्स हैं, आप उस रीडिंग को कोट कीजिए कि दिस पर्टिकुलर रीडिंग बाय दिस पर्टिकुलर ऑथर एंड दिस इज द एग्जाम्पल आई एम साइटिंग टू सपोर्ट माई आर्ग्यूमेंट और द आंसर दैट यू आर गिविंग। ओके, सो फॉर यूनिट 3 आज हम राइटिंग स्किल्स के बारे में बात करेंगे। राइटिंग स्किल्स का सबसे पहला फंडामेंटल क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क इज कि जो हम राइटिंग स्किल्स पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप सिलेबस को देखें, this is what we are reading: summarizing, paraphrasing, note making, essays, letter writing। ये इस तरीके की राइटिंग जिसे एकेडमिक राइटिंग बोला जाता है। क्रिएटिव राइटिंग जैसे कि स्टोरी लिखना या पोएम लिखना से कैसे डिफरेंट होती है। कैन यू गाइज गिव मी सम आंसर्स as to what according to you is the difference between creative writing and academic writing? क्या आप ये आंसर दे सकते हैं कि आप एकेडमिक राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग में क्या फर्क होता है? एमसीक्यू जरूरी नहीं है एमसीक्यू में आपका आए क्वेश्चन, लेकिन एमसीक्यू में भी आ सकता है कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन। यस, अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल, आपको जो बुक्स रेफरेंसेस में दी गई हैं आपके स्टडी मटेरियल में, जैसे कि कम्युनिकेशन थ्योरी की जो बुक है, टेक्निकल राइटिंग की जो बुक्स हैं, इनके जो रेफरेंसेस हैं, आप चाहें तो आप जाके यू कैन बाय इट। Okay, so since we are discussing, is there an answer for academic writing? I think the last somebody had answered. What is the difference between academic writing and creative writing? They are both different. Good. Creative writing is for entertainment purposes. Good. We add quotations in creative writing. This answer is good, लेकिन ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग हो चाहे वो आपकी एकेडमिक राइटिंग हो, कोटेशंस आप किसी में भी ऐड कर सकते हैं। दैट इज नॉट क्रिएटिव राइटिंग स्पेसिफिक। Yes, brilliant. We use formal language. Now let us come to creative writing skills and what is the difference between academic writing
एंड क्रिएटिव राइटिंग। तो एक काम है आपका पर्सनल एंड एकेडमिक राइटिंग, रिविजिटिंग द डिबेट। दिस इज बाय रेबेका विलियम्स। दिस वर्क वाज पब्लिश्ड इन 2006। तो इस काम में वो अलग अलग लिंग्विस्टिक्स जो कि लैंग्वेज पढ़ते हैं, जिन्होंने क्रिएटिव राइटिंग के बारे में, स्कॉलर्स हु हैव स्टार्टेड क्रिएटिव राइटिंग, हु हैव स्टार्टेड एकेडमिक राइटिंग, हु हैव क्रिएटेड कोर्सेज रिलेटेड टू एकेडमिक राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग, इनको पढ़ने के बाद कुछ हमें डेफिनेशंस दी हैं कि क्या क्रिएटिव राइटिंग और एकेडमिक राइटिंग में डिफरेंस होता है। तो वो सबसे पहले हमारे को बर्नर की डेफिनेशन देती हैं। वो कहती हैं कि बर्नर बोलते हैं जो क्रिएटिव राइटिंग है वो नैरेटिव होती, उसका नेचर जो होता है वो नैरेटिव होता है, लेकिन जो आपकी एकेडमिक राइटिंग है वो ज्यादा प्रैग्मेटिक होती है, ज्यादा प्रैक्टिकल होती है। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑफ कोर्स द लैंग्वेज in creative writing could be formal, could be semi-formal, while in your academic writing the language has to be formal. It has to follow the standard um, structure of language, standard English language. You cannot use abbreviations जब तक कि वो specific ना हो। जैसे कि note making है, आप abbreviations use नहीं कर सकते letters में। letter लिख रहे हैं आप, resume लिख रहे हैं, बना रहे हैं, या फिर आप ऐसे लिख रहे हैं, अगर आप यूज करते भी हैं तो आपको उसे स्पेसिफाई करना होता है। दो भी यू डू नॉट यूज एब्रिविएशंस। आप एब्रिविएशन यूज नहीं कर सकते, आप स्लैंग यूज नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड इंग्लिश के साथ साथ जो आपकी एकेडमिक राइटिंग होती है वो क्या होती है? वो एक इंक्विजिटिव राइटिंग होती है। वहां पर आप एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट उठाते हैं, उस आर्ग्यूमेंट को आप प्रूफ के साथ स्टैब्लिश करते हैं। While in your creative writing, आप जैसे कि स्टोरी लिख रहे हैं, it is for the purpose of entertainment, जैसे there was this answer, you have to delight, right? So you create these fictional characters. आप figurative, exaggerated language use कर सकते हैं, जो कि आप academic writing में नहीं कर सकते। Edward Sapir was another linguistic जिनका हमारे को रेबेका एग्जाम्पल देती हैं, और वो कहती है कि एवरीडे स्पीच जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग में, लेकिन आपकी जो एकेडमिक राइटिंग है वो एक तरीके का साइंटिफिक डिस्कोर्स है। डिस्कशन, डिस्कोर्स मतलब डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट। तो इस तरीके की जो आपकी लैंग्वेज होती है, ये लैंग्वेज क्या होती है? डायरेक्ट होती है। इट हैज टू बी डायरेक्ट। इसमें आप इनडायरेक्ट मीनिंग या फिर प्राइवेट लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। Okay, I hope this clarifies the difference between creative writing and academic writing. What is academic writing? Academic writing is formal writing where you are establishing a empirical proof. How do you do it? How do you establish your argument? By explicitly or directly providing your argument and examples and proof to that argument. While your creative writing is uh, more for the purpose of delight. It is a private language. It is close to self. The language is close to self. The meaning in it might be indirect. जैसे कि एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं डायरी राइटिंग। एक तरफ आपकी डायरी राइटिंग है, दूसरी तरफ आपका है नोट मेकिंग, राइट? डायरी राइटिंग क्या है? क्लोज टू सेल्फ है। नोट मेकिंग क्या है? वो भी आप अपने सेल्फ के लिए ही लिख रहे हैं, लेकिन लाइक इन डायरी जहाँ पे आपकी लैंग्वेज क्या हो सकती है? आपकी लैंग्वेज कुड बी फॉर द पर्पस टू डिलाइट, जहाँ पे आप यू नो यू आर यूजिंग प्राइवेट लैंग्वेज। जब आप नोट मेकिंग कर रहे हैं, यू विल हैव टू स्टिक टू व्हाट यू आर मेकिंग नोट्स अबाउट, even if the language is close to self, right? You cannot transcend the fact that it is a scientific discourse, it is a discourse जिसके आप नोट बना रहे हैं, जैसे क्लास में आप नोट्स बना रहे हैं या फिर आप कुछ पढ़ के नोट्स बना रहे हैं, राइट? दोनों का पर्पस इज फॉर द सेल्फ। आई होप दिस क्लैरिफाइज आपका एकेडमिक राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग। सेकेंड जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है नोट मेकिंग का। व्हाट इज नोट मेकिंग? लेट अस कम टू, बिफोर वी डिस्कस नोट मेकिंग, राइटिंग का क्या प्रोसेस होता है और राइटिंग के क्या फीचर्स होते हैं। okay.
So, writing, as we know, academic writing is is a scientific discourse which you're establishing through argument, proof, um, proper quotations, so on and so forth. So, this makes academic writing a process. Does not mean that creative writing is not a process. Creative writing also is a process, but academic writing, as in its language, that it is more direct, it is more scientific, it is more formal. How do we view the process of academic writing? तो सबसे पहले जब हम academic writing की बात करें, for example, you have been asked to write a essay, okay, you have been asked to write an assignment. तो आप इसमें क्या करते हैं, जो भी आपका टॉपिक होता है उस पे आप गैदर करते हैं, क्या गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, आपका एम और गोल आप डिसाइड करते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी माय आर्ग्यूमेंट इन दिस पेपर, और इस आर्ग्यूमेंट को मेरा मैं स्टैब्लिश करूंगा ओवर या करूंगी अपनी ओवरऑल राइटिंग में, अपने ओवरऑल पेपर में। सो अपने प्री राइटिंग के काम में आप क्या करते हैं, गूगल में जाते हैं, आप पेपर सर्च करते हैं कि आपके टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च अवेलेबल है ऑनलाइन, या पेपर अवेलेबल है ऑनलाइन, या डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन, जिसको आप कोट कर सकते हैं, जो रिसर्च को पढ़ के आप अपना एक्सपैंड कर सकते हैं उस टॉपिक के बारे में नॉलेज। ये आपके प्री राइटिंग में आता है। इसके बाद आता है राइटिंग का। जब आपने सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है तो आप एक रफ आइडिया बनाएंगे, रफ स्केच बनाएंगे। मैं अपने इंट्रोडक्शन में ये 4 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा या करूंगी, मैं अपने सेकंड पैराग्राफ में या मेन पैराग्राफ में या बॉडी ऑफ द पेपर में मैं इस टॉपिक को इस तरीके से इलैबोरेट करना चाहूंगी, राइट? दैट इज द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ योर argument. What logical sequence you are going to follow in your argument. ये होता है राइटिंग का प्रोसेस। फाइनली कम्स द प्रोसेस ऑफ री राइटिंग, जहां पे आपने वो रफ स्केच तैयार कर लिया है, आपने पेपर एक बार लिख लिया है, उसको आपने फेयर भी कर लिया है, राइट? आपने सबसे पहले क्या किया, आपने एक रफ स्केच चार्ट तैयार किया, उस चार्ट को आपने यू क्रिएटेड अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, एक रफ डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया, उस रफ डॉक्यूमेंट में आपने अपने पूरा पेपर तैयार कर लिया, फिर आप उस रफ डॉक्यूमेंट को फेयर भी करते हैं, दिस इज माय ओवरऑल पेपर। उसके बाद आता है रीराइट का प्रोसेस, जहां पे आप दोबारा से उस फेयर डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं। उस फेयर काम को जब आप पढ़ते हैं, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, या फिर उसमें कोई एग्जाम्पल सही नहीं बैठ रहा है आपके आर्ग्यूमेंट के साथ, इस तरीके की जो छोटी माइनर या मेजर मिस्टेक्स हैं आपके पेपर में, आप उसको रिवाइज करते हैं। तो दिस इज री राइटिंग, इज ऑल्सो नोन एज रिवीजन। ओके, देन फीचर्स क्या है एकेडमिक राइटिंग के? तो सबसे पहला आपका जो फीचर है एकेडमिक राइटिंग का, दैट इट इज अ राइटिंग दैट डील्स विद अ पर्टिकुलर आइडिया। This particular idea should focus on, the argument should revolve around the central idea. This is the primary feature of academic writing. आपने कभी भी कोई स्टोरी पढ़ी होगी तो उसमें मल्टीपल थीम्स होती हैं। कोई भी फिक्शनल स्टोरी आप पढ़ते हैं उसमें आप देखेंगे मल्टीपल थीम्स होती हैं, राइट? लेकिन आपका जो एकेडमिक राइटिंग का काम है उसमें आप मल्टीपल थीम्स नहीं, जैसे ऐसे की बात करें, आर्टिकल की बात करें, आप न्यूज़ रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो उसमें आप मल्टीपल थीम्स नहीं ले सकते। आपने एक आर्ग्यूमेंट उठाया, जिसे आप हाइपोथेसिस भी बोल रहे हैं, आपको उस हाइपोथेसिस को स्टैब्लिश करना होता है, राइट? आप उस हाइपोथेसिस को उठाएंगे, उस हाइपोथेसिस को लेकर आप अपनी रिसर्च करेंगे कि ओके, दिस इज द पेपर आई कैन रीड, जिससे मेरी नॉलेज एक्सपैंड करने में या उस टॉपिक के बारे में और जानकारी लेने में, मिलने में मुझे हेल्प करी है। उस ही आर्ग्यूमेंट को आप स्टैब्लिश करेंगे थ्रू आउट द पेपर, राइट? आप कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो सकते। जैसे डिबेट से आप सब फैमिलियर होंगे कि डिबेट क्या होती है, तो डिबेट में आप टू द फॉर द मोशन है या अगेंस्ट द मोशन है, राइट? ये डिबेट से भी आप ऐसे आपने सबने लिखे होंगे, तो ऐसे में आपको याद होगा आपने माय बेस्ट फ्रेंड करके ऐसे लिखे होंगे। तो माय बेस्ट फ्रेंड में आप जब ऐसे लिखते हैं, तो आप अगर अपनी बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिख रहे हैं, so you'll stick to my best friend जो टॉपिक है आपका, rather than talking about my favorite pen का brand, so on and so forth, right? You cannot switch the central idea that you're talking about.
ओके, सो इसके बाद आते हैं हम फीचर्स। तो आपको अपने टॉपिक का बैकग्राउंड अच्छे से पता होना चाहिए कि मैंने ये टॉपिक या ये आर्गुमेंट उठाया है, इसका क्या बैकग्राउंड है। आपको अपनी डेफिनेशन, जो टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर होने चाहिए। आपका जो थीसिस स्टेटमेंट है, जिसे मैं हाइपोथेसिस अभी तक बोल रही थी, आपका जो थीसिस स्टेटमेंट है, मतलब कि आपका जो मेन आर्गुमेंट है, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी स्पेसिफाइड इन द वेरी फर्स्ट paragraph, which is also known as introductory paragraph. How do you write your introductory paragraph? You introduce the topic, you introduce your questions, you introduce the theme which you are going to talk about related to that central idea. Okay. Then finally, also there are certain don'ts when you are writing an introduction, which you should abide by, such as avoid jargons, such as terms which are, you know, um, are close to self, right? Or terms which you have used without providing a proper meaning for it. So avoid those, avoid cliches, avoid stereotypes. Cliches और stereotypes हम कैसे avoid कर सकते हैं? जैसे कि refrain, एक sentence को या एक argument को sentence structure को change करके बार बार वो ही लिख देना, अपने आंसर में रिपीट करना कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में एक चीज की बात करी है, थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में भी आप उसी बोरिंग स्टाइल में या बोरिंग वे में उसी टॉपिक को, उसी पॉइंट को आगे खींच रहे हैं, किसी भी तरीके से घसीटा कर रहे हैं कि वही पॉइंट हमने थर्ड पैराग्राफ में भी लिख दिया, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करके या पैराग्राफ का सीक्वेंस चेंज करके। यू शुड अवॉइड दैट। explain the whatever you are, whenever you are explaining your understanding, use your own words. अगर आपने अपने words use नहीं किए हैं, किसी और का idea use किया है, तो आपको उसका proper quotation देना होता है। अगर आप paraphrase कर रहे हैं, किसी की बात को आप अपने शब्दों में लिख रहे हैं लेकिन वो बात किसी और ने कही है, तो आप सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही कॉपी कर रहे हैं, उतार रहे हैं, तो आप डबल कोटेशन यूज करते हैं। इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक साइटेशन स्टाइल्स भी हैं, जैसे कि एमएलए, जैसे कि आपका शिकागो, जैसे कि एपीए। तो ये जो हमारे स्पेसिफिक साइटेशन स्टाइल्स है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के, जिनका अब 9th एडिशन भी आ गया है, या एपी, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, या फिर शिकागो साइटेशन स्टाइल, ये जो हमारे साइटेशन के स्टाइल हैं या तरीके हैं, इस फॉर्मेट को हमें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। अगर आप एपीए स्टाइल में अपना पेपर लिख रहे हैं, तो आपको थ्रू आउट अपने साइटेशन को भी एपीए स्टाइल में लिखना होगा। अगर आप एमएलए स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, तो आपको अपने साइटेशंस भी एमएलए स्टाइल में लिखने होंगे। क्योंकि आज हम सिर्फ नोट मेकिंग, पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ इस पॉइंट पे कि साइटेशन कैसे करते हैं, बिब्लियोग्राफी क्या होती है, इन टेक्स्ट साइटेशन क्या होते हैं, जब हम ऐसे और आर्टिकल डिस्कस करेंगे, आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट देन। फॉर नाउ लेट अस focus on that. If you are quoting somebody's idea, you have to use double quotation. If you are paraphrasing that idea, as in you are expressing that idea in your own terms, you'll have to use single quotation, but you'll have to give proper citation. Otherwise, the work would be considered plagiarized. So finally, let us come to third feature of writing, which is paragraphs। कि आखिर हम paragraphs लिखते कैसे हैं? तो कोई भी paragraph जो होता है, it has a central idea which is known as the topic sentence. इसके बाद आपका आता है टॉपिक सेंटेंस के बाद आपका आता है सपोर्टिंग सेंटेंस, आपका लास्ट पे आता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। आपका कोई भी पैराग्राफ, चाहे वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो, चाहे वो मिडिल का पैराग्राफ हो, चाहे वो कंक्लूजन का पैराग्राफ हो, हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा।
सबसे पहला पार्ट उसका होगा टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्या होगा कि इस पैराग्राफ में मैं ये बात करना चाहती हूँ। आपका जिस तरीके से पेपर डिवाइड होता है कि पहला इंट्रोडक्शन है, बीच में आपका मेन बॉडी है, लास्ट में आपका कंक्लूजन है, उसी तरीके से वो पैराग्राफ एज अ पार्ट ऑफ सब पार्ट ऑफ योर मेन पेपर भी इस 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले आपका आएगा टॉपिक सेंटेंस, that is known as your main sentence. In this paragraph I'm going to discuss this. Then comes the supporting sentence, supporting that main idea, the main sentence. You'll be providing the rest of the sentences. Finally, for every paragraph there is going to be a conclusion. Please don't get confused कि अगर मैं एक पैराग्राफ का कंक्लूजन कर दूंगा या कर दूंगी उसी पैराग्राफ में, तो वो पैराग्राफ ही अपने आप में पेपर हो जाएगा. हाउ विल आई प्रोसीड विद द नेक्स्ट पैराग्राफ, हाउ टू राइट नेक्स्ट पैराग्राफ, हाउ टू लिंक दैट पैराग्राफ टू द पैराग्राफ जिसका आपने कंक्लूजन प्रोवाइड कर दिया है. तो अगर वो पैराग्राफ मिडिल में है या वो इंट्रोडक्शन में है या वो कंक्लूजन में है, डिपेंडिंग ऑन इट आपको अपना स्टाइल ऑफ पैराग्राफ का कंक्लूजन रखना है. जैसे कि आपका किसी भी पेपर में हर पैराग्राफ एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कंक्लूजन बीच में प्रोवाइड कर दिया है और आपके जो बाकी के पैराग्राफ हैं वो डिसकनेक्टेड लग रहे हैं आपके. तो आपके सारे पैराग्राफ एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए. तो इसके लिए आप यूज क्या कर सकते हैं, ट्रांजिटरी फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं. ट्रांजिटरी फ्रेजेस, वर्ब्स का यूज कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपने इंट्रोडक्शन में बात की कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस साइंटिफिक स्टडी. माई थीम इज गोइंग टू बी द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लेट्स से अगर आपने ये अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मेरा जो पूरा ऐसे है, मैं फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ये इंट्रोडक्शन है आपका, तो आपका सेकंड पैराग्राफ हो गया उसके फीचर्स के बारे में कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है. तो आपको जो थर्ड पैराग्राफ आप लिखेंगे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिनको मैं ट्रांजिटरी वर्ब्स या फ्रेजेस बोल रही हूँ, जैसे कि आप यूज कर सकते हैं सिग्निफिकेंटली या फिर in addition to the argument I have provided. Firstly, secondly, thirdly, in terms का आप use कर सकते हैं as a part of your topic sentence when the paragraphs are in the middle. Okay. इसके बाद let's come to this particular example that has been given, that is the Right to Information Act. Before getting into the writing about the Right of Information Act, one needs to get all the required information regarding the Right to Information Act, such as the historical and the legal background to such an act, the need for such an act, the history of enactment of the act, the details of the act, the use of the act for the benefit of the citizen, etc. Agar you get a question where you are asked to write a paragraph, not even a paragraph, you're asked to write an essay, or you're asked to write an article, or you're asked to write a term paper on this particular topic, your first paragraph is going to be your thesis statement. What is your thesis statement? Thesis statement is the statement where you specify the central topic. Right to information se related, you can talk about multiple points, right? You can talk about benefits to the citizens. You can talk about कब इसकी history क्या रही है, how was it formulated, एनी पर्टिकुलर थीम जो है आपकी, एक पर्टिकुलर थीम कि इसका बैकग्राउंड क्या रहा है या फिर इसकी हिस्ट्री क्या रही है, क्यों बनाया गया, या फिर इसके क्या बेनिफिट हैं. इस किसी भी थीम को उठा के आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लिख सकते हैं. तो इसी को थीसिस स्टेटमेंट कहा जाएगा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं रिलेटेड टू द सेंट्रल टॉपिक दैट हैज बीन गिवन टू यू. इसके बाद आते हैं आपके द बॉडी पैराग्राफ्स. तो बॉडी पैराग्राफ्स में क्या होगा, आपने जो भी थीसिस स्टेटमेंट बताया है, that is the thesis statement you are going to provide information about through quotations, examples. You can use quantitative data, मतलब कि जो डेटा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. क्वालिटेटिव डेटा, जो डेटा हमारे डेटा हमारे को यूजुअली कोटेशन के थ्रू या फिर हमें material that we have read इसके थ्रू मिलता है. It is not quantifiable. कैलकुलेट नहीं होता है वो डेटा, नंबर्स नहीं होते उस डेटा में. दैट इज क्वालिटेटिव डेटा.
तो या इस तरीके के डेटा का इस्तेमाल करके आप पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 के बारे में बात कर सकते हैं। देन फाइनली आपने जो भी आर्ग्यूमेंट दिया है उससे व्हाट फाइनल आंसर और व्हाट फाइनल अंडरस्टैंडिंग आपको मिला है पूरे पेपर का, दिस इज योर कंक्लूजन। ओके, I hope this much is clear to you. So let us come to note making. तो note making क्या होती है? Note making is where you are preparing notes, where you are preparing notes for the purpose of future reference. This is note making. What is note making? Note making is the process where rather than you know completely relying on that I'll remember it without writing it, you are taking down certain points which will help you revise and recall the important information you have understood. So what is note making? You are taking down notes. You are writing down specific information that can be utilized for future reference. Okay. So what is the technique of writing notes? Before we come to the technique of writing notes, let us discuss what is the importance of note making. So note making, so this is the importance of note making. क्या होता है note making से? You record information for future reference. It helps. It is an aid to your memory. It helps you with revision. It helps you concentrate in the lecture. So while you are also taking down notes, it helps you actively participate as a passive listener. And this active participation, even as a passive listener, helps you concentrate, understand the points better. It helps you revise. For the purpose of revision, you should prepare notes. For the purpose of recalling the information, you should prepare notes. What is the technique of writing notes? You might get a 10 to 15 marks question. How will you get this sort of question? You'll be given a paragraph, and based on that paragraph, you'd be asked to write notes. तो ये लिखते कैसे हैं? What is the proper way of writing notes? सबसे पहले हम नोट मेकिंग में क्या करते हैं? नोट मेकिंग में हम हेडिंग देते हैं। नोट मेकिंग को हम पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखते, वो ऐसे की तरह और आर्टिकल की तरह नहीं लिखी जाती। उसमें जरूर किसी भी एकेडमिक राइटिंग में हम एक डिवीजन कर सकते हैं कि हमारा मेन पॉइंट, इंट्रोडक्टरी पॉइंट, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन ये है। लेकिन जब हम नोट मेकिंग में इसको अप्लाई करते हैं, इस डिवीजन को, इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट एंड कंक्लूजन, उसे हम पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखते। हम नोट मेकिंग को किस फॉर्म में लिखते हैं? वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट सेंटेंसेस। हम उसे शॉर्ट सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं। इसमें हम एब्रिविएशन का यूज कर सकते हैं। नोट मेकिंग में हम क्या कर सकते हैं? एब्रिविएशन का यूज कर सकते हैं। एब्रिविएशन के साथ साथ हमने अगर किसी भी टॉपिक को हेडिंग दी है, लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी आवर हेडिंग, हमें कोई पैराग्राफ दिया गया है और हमने उसे एक हेडिंग प्रोवाइड कर दी। जैसे example, we can take this example too. If we are listening to our lecture, to a class lecture, let's say, and you give a heading to that particular lecture, अगर आप उसके नोट बना रहे हैं, आपने क्या हेडिंग दे दी? आज की डेट हेडिंग दे दी, ठीक? और जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, उसके साथ आपने डेट क्या दे दी? हेडिंग दे दी। उसके बाद आपकी सब हेडिंग आएगी कि सबसे पहला हमने ये पॉइंट पे बात करी है, और उस सब हेडिंग को आप न्यूमेरिकल या अल्फाबेटिक नंबर देना कंपलसरी है, जरूरी है। यू विल हैव टू गिव इट अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल ऑर्डर सीक्वेंस। सो आपने लिखा 1 पॉइंट। ओके, लेट्स टू मेक इट मोर क्लियर, आई विल शो यू एन एग्जांपल।
Let me show you one example. Let's say you are making notes on uh, a particular any particular topic, and when you are making you know, okay, I'll give you something that is more provide an example that is a little bit more clear. So let me find that particular work. By then, if you have questions, please you can write it down in the Q&A section. Okay, let us look at this. Okay, तो आपने क्या किया? If you look at the left of the screen, right here, you'll find the format for note making, which will help you understand the point I was discussing with you more clearly. So you're providing a heading, okay? Then you'll have to provide it a numerical or alphabetic order. You cannot avoid that, and there are it has particular number of marks given to it. If you miss out on this, or if you do not follow the format, if you do not give it a proper sequence, you will not be awarded marks for it. So this is the format of note making. This is the format of note making. You'll have to strictly follow the format of note making. आपने उसे heading provide की, उसके बाद आपने लिखा 1, आपने उसे सब heading provide करी. सब heading के बाद जो भी उस सब heading में आप point बताना चाहते हैं, वो सब हेडिंग, वो पॉइंट्स आप 1.1, 1.2, 1.3 करके बता सकते हैं. तो 1 से हमारा मतलब है कि इस सब हेडिंग के अंदर जितने भी पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, वो कैसे आप लिखेंगे? 1.1 पहले का फर्स्ट पॉइंट 1.1, पहले का दूसरा पॉइंट 1.2, पहले का तीसरा पॉइंट. अब इस तीसरे पॉइंट के अंदर भी अगर मैं कोई और पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो मैं हाउ विल आई डू इट? 1.3.1, 1.3.2. अब आपका सेकंड सब हेडिंग नए पॉइंट के बारे में बात करेगा या करे. सो दिस वुड बी टू he'll provide it the sec the different numerical sequence, that is second subheading. उसके अंदर आप जो भी बात करना चाहते हैं, 2.1, 2.2, उसके बाद थर्ड पॉइंट. आई होप दिस इज क्लियर. इसका जो फॉर्मेट है, आई हैव आल्सो अपलोडेड इट फॉर यू, सो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट इट. आपको ध्यान रखना है इंडेंटेशन का. ठीक है, आपके एग्जाम में आपका इंडेंटेशन, अगर आप नोट बना रहे हैं, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, आपको कहा गया है उस पर आप नोट मेकिंग कीजिए, तो आप एक बॉक्स बना लीजिएगा सो दैट द वर्क इज क्लियर. और उस बॉक्स के अंदर आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है. जिस तरीके से आपका इंडेंटेड फॉर्मेट यहाँ पे है, इंडेंटेड मतलब क्या होता है? थोड़ा आपकी जो मार्जिन है उससे हल्का सा जब आप इंडेंट करके, रिमूव करके, मार्जिन से रिमूव हो करके आप अपना काम, तो आपको ध्यान रखना है कि आप इस तरीके से इंडेंटेशन ना करें कि वो शैबी लगे. आपको जो सीक्वेंस, अगर 1 पॉइंट यहाँ पे है, 1.1, 1.2 थोड़ा सा इंडेंटेड है, तो यही आपको इंडेंटेशन का मार्जिन फॉलो करना होगा. सिमिलरली यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि 1 और 1.1 इसी के नीचे लिख दिया, 1.2 इसी के नीचे लिख दिया, 2 यहाँ पे है तो 2.1 इसी के नीचे लिख दिया. आपने ये देखना है कि आपकी जो सब हेडिंग का और आपने न्यूमेरिकल वैल्यू से दी है 1, उससे थोड़ा सा इंडेंट करके आप उसके सब पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं. राइट, अगर आप 2.2 के अंडर फर्दर सब पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे भी आपने इंडेंट किया है.
So you'll have to follow this indented format जो है आपका and this particular sequence. Now let us look at this example. So there is this example where you have been given a passage. आपको ये passage मिला है. It is talking about a good business letter is one gets the result. The business letter must be concise, so on and so forth. This is the entire passage. और देखिए इस passage के base में इन्होंने notes बनाए हैं. तो कैसे बनाए हैं? सबसे पहला उन्होंने इसे heading दे दी कि फीचर्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर, क्योंकि आपका जो पहला पैराग्राफ है, पहला और दूसरा पैराग्राफ, वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है कि हाँ व्हाट इज अ गुड बिजनेस लेटर, राइट? यहीं पे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट गुड बिजनेस. तो इस पॉइंट के अंदर जितने भी पॉइंट आते हैं उन्होंने उसे कैसे लिखा है? शॉर्ट. उन्होंने एक टर्म यूज किया है, वन वर्ड यूज किया है. अगर उन्होंने एक सेंटेंस भी यूज किया है तो हाउ दे हैव रिटन इट? शॉर्ट सेंटेंसेस. लॉन्ग पैराग्राफ आपको यूज नहीं करने. उन्होंने शॉर्ट सेंटेंसेस लिखे हैं और उन्होंने 1 या 2 वर्ड्स में वो नोट बना लिया है कि उसके मेन फीचर्स क्या हैं. पहले उन्होंने सब हेडिंग दी कि ये ही एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके बारे में इस पे बात की जा रही है. उन्होंने यहाँ पे क्या दिया है आपको, जो सब पॉइंट्स हैं उसमें द पॉइंट्स जो इससे रिलेटेड हैं. देन कम्स आपका सेकंड पॉइंट जो कि सेकंड आइडिया के बारे में बात करें, जैसे हाउ टू राइट. सबसे पहले उन्होंने फीचर्स के बारे में बात की, सेकंड दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू राइट, राइट? तो इस सिचुएशन में आप देखिए उन्होंने इसको फर्दर डिवाइड किया है कि अगर वो यहाँ पे आपका 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सीक्वेंस आप देखेंगे फॉलो हो रहा है. यहाँ पे 2.1 is a subheading. इस subheading के अंदर 2 they have talked about different points related to it. तो उन्होंने इसको कैसे सीक्वेंस दिया है? 2.1 का पहला पॉइंट 2.1.1, 2.1 का सेकंड पॉइंट 2.1.2. इसके बाद आता है आपका इसी में सेकंड पॉइंट दैट इज 2.2. अब 2.2 के अंदर जो उन्होंने बात करी है उसको उन्होंने कैसे सीक्वेंस दिया है? 2.2.1, 2.2.2. I hope this is clear. Now coming to the second question and second type of question and the second topic for the discussion today, which is paraphrasing and summarizing. Right. Since I only have 10 more minutes left, I would come to basic with the basic idea of what summarizing and paraphrasing it by talking about the difference between the two. Let us begin with understanding the difference between the two. कि क्या summarizing और paraphrasing होती, उनमें उनके बीच में actually difference क्या होता है. Then we'll come to the specific definitions. So what is a summary? A summary communicates the main idea using different words. What is a summary? Summary is a passage, is a paragraph, are 2 paragraphs which only communicate the main idea. You can leave out the supporting idea. This is a summary. It is short. What is paraphrasing? Paraphrasing can be long. By long, we mean it could be about the same length as the original text. It provides and includes both supporting idea and the main idea, and might also include examples. दोनों summary और paraphrasing में हम क्या करते हैं? We are using different words. We are using different words than what is there in the text. लेकिन summary में आपको main idea communicate करना होता है. आप supporting idea को you can leave out the supporting idea. पर paraphrasing में आप supporting idea को you cannot leave out the supporting idea. You have to include the examples and supporting idea too. दोनों में हमें ध्यान रखना है, ना ही summary and even paraphrasing में हम कुछ भी ऐसा ऐड नहीं कर सकते जो पैसेज में हमें नहीं दिया गया है.
और हम कुछ भी ऐसा डिडक्ट नहीं कर सकते। समरी के केस में मेन आइडिया, पैराफ्रेजिंग के केस में मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग आइडिया। Okay. So we cannot add, neither can we deduct. In case of summary, we can leave out the supporting idea, but in the case of paraphrasing, we have to include the main idea and supporting idea. Summary is short क्योंकि आप सिर्फ मेन आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं. So आप मेन आइडिया को the crux, right? जो क्रक्स है, जो मेन आर्ग्यूमेंट है, जो कि बात का कंक्लूजन है एक तरीके से, आपकी समरी, बट विच इंक्लूड्स पैराग्राफ 1 में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, पैराग्राफ 2 में, ये जितने मेन आइडियाज हैं उनका क्रक्स या उनका डिटेल इस समरी. सो इट कैन बी शॉर्ट. पर आपका जो पैराफ्रेजिंग है उसमें आप डिफरेंट वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप समरी में भी यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको मेन आइडिया, सपोर्टिंग आइडिया और एग्जाम्पल्स, इन तीनों चीजों को इंक्लूड करना है. If there are questions, this is all for today. Summarizing, paraphrasing, as well as note making. Okay, if I give you an example of summarizing and paraphrasing, let us come to this particular passage that has been given to you in your study material. इससे we are going to do 3 exercises together. पहला हमारा जो exercise we are going to approach is reading comprehension का exercise इसमें. Second exercise we are going to approach is what is summarizing and paraphrasing, how to use it, and also note making. If आपका जो सबसे पहला पैसेज आपको एग्जाम में दिया गया है, इसमें दिया गया है आपके स्टडी मटेरियल में, इसके आंसर आपको प्रोवाइडेड है. आप देखेंगे अगर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, राइट? जैसे कि यहाँ पे ये पैसेज आपको दिया गया सबसे पहला, पेज नंबर, स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 27, 28, और आप देखेंगे अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यूजुअली आपका 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, राइट? जो क्वेश्चंस डिफाइन करने को कहते हैं बेस्ड ऑन व्हाट इज गिवन इन द पैसेज, या आपको आंसर फाइंड करने को कहा जाता है ट्रू एंड फॉल्स के टर्म्स में, या आइडेंटिफाइंग द करेक्ट ऑप्शंस, ये 2 या 3 मार्क्स के रहते हैं. तो इस तरीके के आंसर्स जहाँ पे आपको ऑप्शन आइडेंटिफाई करने हैं, वहां पे तो यू डू नॉट हैव टू राइट एनीथिंग अदर देन राइटिंग द करेक्ट ऑप्शन. लेकिन अगर आपको डिफाइन करने को कहा जाता है और वो 1 या 2 मार्क्स का है, तो आप कितना लंबा आंसर लिखेंगे? तो आप देखिए, आपको आंसर 1 या 2 लाइन में लिख देना है. इफ द क्वेश्चन हैज बीन अवॉर्डेड 1 और 2 मार्क्स, अगर वो 3 मार्क्स उसे अवॉर्ड किए गए हैं क्वेश्चन को, तो आप 3 लाइन में आंसर लिख दीजिए अपना. लेकिन आपको आंसर लिखते वक्त ये ध्यान रखना है, यू विल हैव टू यूज योर ओन टर्म्स मतलब वर्ड्स. You'll have to use your own words. Okay, you cannot quote. आप एक्टिव वॉइस में आपको दिया गया है, आप उसे एक्टिव वॉइस में ही कोट नहीं कर देंगे विदाउट यूजिंग प्रॉपर कोटेशन मार्क्स. अगर आप कोट कर रहे हैं किसी भी चीज को पैसेज से, so you cannot quote. You have to explain it in your own words. Now let us come to this exercise quickly. And this exercise is a passage that has been given with this is page number 32. With eager anticipation, we awaited the next stage. A tailor was called in to measure us. 5 boys and 1 girl, Mary Leela Rao, for the sports kits. I was filled with happiness, just like a child who had been given a bag full of candy. After all, I would be fulfilling my dream to wear a blazer with India written on it. A week later, we left for Australia. The night before we left, I could not sleep. My small suitcase has been packed with my kit and bedding, and I waited for the sun to rise. Excited by the prospect of what lay ahead, we boarded the train to Bombay, the first lap or hour-long journey across the seas to far off Australia. When we reached Bombay's Churchgate station, we were taken by bus to the Astoria Hotel. It was the first time that I had seen such a grand place, and I could barely believe my
eyes. What was I, a simple village boy, doing in such a different world? While we were at the Astoria, Commander Rekhi, our manager, showed us how to knot a tie and gave us lesson on table manners. When we reached Santa Cruz, the entire atmosphere at the terminal seemed unreal. Its bright lights, the strange sounds, the rush of people. Except for Mary Leela Rao, none of us had flown before. I was scared and confused. I had no bedding and no food. Where would I sleep? Where would I eat? How would the plane take off with so many people? Their luggage and other cargo, would it crash under so much weight? I followed my companions towards the huge monster that awaited us and blindly climbed up the ramp into the cabin. I was asked to fasten my seat belt, but naturally I did not know what to do and was fumbling with the straps when the air hostess kindly helped me. When the plane started to taxi along the runway, I closed my eyes and prayed to my God. I had butterflies in my stomach as the plane ascended, and then we were airborne. When I looked out of the window, I saw smoke pouring out of the engines and raised an alarm. Thinking that the plane was on fire, the air hostess calmed me down, patiently explaining that it was only the fuel burning. I felt very foolish and laughed with relief. Let's say you are asked to make notes based on this passage. How would you do it? सबसे पहला पैराग्राफ में किस चीज के बारे में बात की गई है? We'll use it as a subheading. Let's say point 1. I'll use, okay. जैसे ये आपका टेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है। हम देखते हैं कि हम नोट कैसे बनाएंगे। आई होप दिस इज विजिबल टू एवरीवन। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हमने फर्स्ट पॉइंट पहले पैराग्राफ में किस चीज के बारे में बात की गई है आप सबको देख यहाँ पे, यू कैन इजीली, आई होप यू आर एबल टू व्यू दिस पर्टिकुलर नोट। हम पहले पैराग्राफ में बात की गई है अबाउट awaiting the next stage. So let's say मैंने awaiting the next stage, इसको क्या दे दिया है? हेडिंग दे दी है इस पर्टिकुलर जो जिस चीज के बारे में मैं इसमें बात करूंगी। तो 1.1 में मैं लिखूंगी फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, राइट। यहाँ पे मैं एब्रीविएशन यूज कर सकती हूँ, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। मैं यहाँ पे एब्रीविएशन यूज कर सकती हूँ, मैंने IND फॉर इंडिया एंड AUS फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें अवेटिंग द नेक्स्ट स्टेज में जो भी पॉइंट्स आते हैं कि ही इज गोइंग फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, हाउ इज द पर्सन फीलिंग, राइट, हैप्पीनेस। 1.2 हैप्पीनेस, इसमें भी मैंने एब्रीविएशन यूज कर लिया है। तो ये जो मैं एब्रीविएशन यूज करूंगी, पहली चीज हमें ध्यान रखनी है कि नोट मेकिंग हम एक बॉक्स के अंदर करेंगे, हमें इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। आई होप यू रिमेंबर जब मैंने इंडेंटेशन की बात करी थी, हमें सीक्वेंस का ध्यान रखना है कि अगर मैं पॉइंट 1 ले रही हूँ तो 1.1, 1.2, all the sub points I am discussing under that particular heading. If I am talking about another point that has been discussed in the past, I'll provide it a new numerical sequence. Let's say the next numerical sequence would be 2, right? Okay. Now, finally coming to how to paraphrase and हाउ टू पैराफ्रेज दिस। बट तो जब पैराफ्रेजिंग की हम बात करेंगे तो पैराफ्रेजिंग क्या है, हमें ध्यान रखना है कि पैराफ्रेजिंग में जो मेन आइडिया है, जैसे कि हमारा मेन आइडिया यहाँ पे क्या है, माय मेन आइडिया हेयर इज you know that the person is anticipating playing for India in Australia. This is the main idea, है ना। तो इस मेन आइडिया के साथ जितने भी सपोर्टिंग आइडियाज हैं कि ही केम फ्रॉम अ विलेज, उनके साथ who you know who was this person who was their manager, टीम के जो मैनेजर थे, who took them from Punjab to Bombay to Australia, and
who is this particular and what all has been discussed कि उनकी first train ride कैसी रही, उनका first experience of looking at such a grand place कैसा रहा, Santa Cruz का कैसा atmosphere था, ये सब चीज को हमें मेंशन करना होगा जब हम पैराफ्रेज करें, मतलब कि सपोर्टिंग आइडिया, मेन आइडिया और एग्जांपल्स। लेकिन अगर इसी चीज को मैं कहूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसे समराइज कीजिए, तो समराइज करने में हम सिर्फ मेन आइडिया के बारे में बात करेंगे। This passage talks about a player's journey from India to Australia. The player was going to play for India in Australia. The player stayed in Astoria and took a plane from Santa Cruz. The main ideas. That's it. That would be our summary. Right. Now, this question might also be, or this passage might also be given to you as a reading comprehension, unseen passage. तो यहाँ पे हमको देखना है कि किस तरीके के questions हमें पूछे गए हैं. So if we come to the first question, why couldn't Milkha Singh sleep a night before they left? Let's say this question is for 2 marks. So a 2 marks question, you can answer it in 2 lines. So when you read these lines, we get to know in this third paragraph that why he couldn't sleep. He was feeling anxious. There were strange sounds. He was feeling scared and confused. Simply the answer. You have to answer in your own words. If there are questions, please let me know. I hope